हेलो एवरीवन, मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछले शोध श्रृंखला में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांश विचलन क्या होता है, उसकी गणना हम कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन क्या होता है, इसकी गणना कैसे किया जाए, हाउ कैन वी कैलकुलेट इट। ठीक है, अगर आप पूरा व्याख्यान ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर कोई दिक्कत जाती है, समझ में नहीं आता है, तो मुझे लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख के सवाल पूछ सकते। वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रमाणित विचलन होता क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसको कब यूज करते हैं, फिर भी एक बार इसको हम समझने की और कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन of squares of individual deviations from the mean in a series। जो भी आपके पास डेटा है, उस डेटा में जितने भी स्कोर्स है आपके, उन स्कोर्स का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, है ना। और उसका क्या देख रहे हैं अपन, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन। मीन से कितना वो डेविएट हो रहा है ना। और फिर हम जब डेविएशन देख ले रहे हैं, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, है ना। वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से, हम कह सकते हैं हाउ स्प्रेड आउट ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा सेट आर फ्रॉम द एवरेज मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो स्कोर्स है वो मीन के चारों ओर या मीन से कितने ज्यादा फैले हुए हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। यहां पर इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है, लो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब क्या होता है, स्कोर्स आर क्लस्टर्ड क्लोजली। मतलब जो आपके पास प्राप्तांक है, जो भी स्कोर्स है या डेटा सेट है, वो किसके चारों तरफ है, केवल मीन के पास सिकुड़ा हुआ है। परंतु आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई लेवल पे आ रहा है, उच्च स्तर का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। इसका मतलब होता है कि स्कोर्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, है ना। जो वैल्यूज स्कोर्स है वो क्या है, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं मीन्स, है ना। तो ये चीज आपको आसानी से, ये बात ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर कम वैल्यू आ रही है तो मीन के चारों तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर्स फैले हुए हैं, और आप बहुत हाई वैल्यू आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की, प्रमाणित विचलन की, तो इसका मतलब जो स्कोर्स है वो मीन से बहुत दूर दूर फैले हुए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो भी आपके पास स्कोर्स आएंगे, उन स्कोर्स का पहले आप निकालेंगे मीन, या हम कह सकते हैं उसका औसत निकालेंगे। फाइंड द मीन और एवरेज, पहला स्टेप आप मीन निकालेंगे। मीन कैलकुलेट करना आपने सीखा हुआ है, किस प्रकार से करते हैं, मीन निकालेंगे। आप सारे जो स्कोर्स दिए हुए स्कोर्स को आप जोड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स से उसको आप डिवाइड कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे आप, सेकंड स्टेप है सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। जो भी आपके स्कोर है, हर स्कोर, जितने भी स्कोर है, जितने भी एक स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर, उन स्कोर को आप उस स्कोर में से आप क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे। इसको हम कहते हैं डी फॉर डेविएशन, विचलन। इससे क्या निकाल रहे हैं आप, विचलन क्या करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, आपने पहले मीन निकाला, फिर आपने निकाला विचलन, निकाला डेविएशन निकाला। तीसरा स्टेप करेंगे आप स्क्वायर ईच डिफरेंसेस, है ना। आपके पास जो डिफरेंस आया है उस स्क्वायर को आप क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका गुणनफल कर देंगे। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ दो स्क्वायर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे के सारे जो आपके स्क्वायर आए थे उन स्क्वायर को आप जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद उनका आप एवरेज निकालेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ दो स्क्वायर डिफरेंसेस, दिस इज द वेरिएंस। क्या निकला आपके पास, यहाँ पे वेरिएंस निकलना है। फिर आप और मूल निकालेंगे तो क्या आएगा, वेरिएंस। टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट वेरिएंस। ठीक है, और जो भी आपके पास समीशन एफ डी स्क्वायर आया है ना,
तब जो विचलन के स्क्वायर का जो सब जोड़ है उसका जब आप उसका वेरिएंस निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? वो वेरिएंस। तो इसे 5 स्टेप है। पहले स्टेप में आपने मीन निकाला, दूसरे स्टेप में आपने डेविएशन निकाला, तीसरे स्टेप में आपने क्या किया कि जो स्क्वायर है ईच डिफरेंसेस को आपने निकाल लिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उन स्क्वायर को आप उनके जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप उसका अंडर रूट निकालेंगे, वो आपके पास क्या होगा? प्रमाणित विचलन निकलेगा। ठीक है, साधारणतः इसका सिंबल जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो क्या कहलाता है? सिग्मा। इसको अपन इस तरह से बनाते हैं, सिग्मा को उस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, एसटी का सिंबल संकेत क्या है? सिग्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एसडी फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। जब आपके पास कैसे आंकड़े हैं? अव्यवस्थित आंकड़े हैं, उन अव्यवस्थित आंकड़ों से आप कैसे प्रमाणित विचलन ज्ञात करेंगे? अव्यवस्थित आंकड़ों से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है अंडर रूट। साइन किसका बना है मैंने? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर। मतलब जो विचलन था, विचलन के स्क्वायर का कुल जोड़ क्या कहलाएगी? समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर डी आपको मैं आपको बता चुकी हूँ, डी क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन, मध्यमान से विचलन। डी क्या है? यह मध्यमान से विचलन, डेविएशन फ्रॉम मीन। समेशन डी स्क्वायर है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। जितने भी विचलन है उन विचलनों का क्या है? इनका स्क्वायर, इनका गुणनफल। ठीक है, टेक फ्रॉम द मीन, है ना, मीन से आपने ले रहे हैं उसको, और एन हो गया नंबर ऑफ स्कोर्स, कुल प्राप्तता। ठीक है, आप ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इस फॉर्मूले के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास ये स्टूडेंट्स हैं 1 A B C D E, 1 2 3 4 5 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उनके स्कोर है किसी भी सब्जेक्ट के 8 2 5 9 6। मतलब E है उसके 6 है, D वाले के 9 है, C वाले के 5 है, B के 2 और A वाले स्टूडेंट के कितने? 8 स्कोर है। इसका हमको क्या निकालना है? प्रमाणित विचलन ज्ञात करना। वी हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कैसे डेटा है? हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, अव्यवस्थित आंकड़े हैं। ठीक है, अब आपने इसका जब निकाला, कैलकुलेशन करेंगे आप मीन में। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है? समेशन एक्स अपॉन एन करेंगे, है ना। तो आपने इन सारे स्कोर्स को आपने जोड़ा, तो इसका जोड़ जो आया कितना आएगा? 30। 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 9 24, 24 + 6 कितना हुआ? 30। तो समेशन एक्स कितना है आपके पास? 30। ठीक है, एन कितना है पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास? 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स हैं। आपने इसको फॉर्मूले में रखा, समेशन एक्स अपॉन एन, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 5 6 30। तो आंसर कितना आया? 6। ठीक है, तो मीन कितना है आपके पास? 6 आपके पास मध्यमान है। तो सबसे पहला काम आपने किया, मध्यमान निकाला। मध्यमान निकालने के पश्चात अब आप क्या करेंगे? विचलन निकालेंगे। ठीक है, विचलन निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड स्टेप क्या करेंगे? जो भी मीन आया है उस मीन को हर स्कोर में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्कोर लिखे हुए अपन ने 8 2 5 5 9 9 6 6, है ना। अब इसमें से हमने मीन कितना आया था? हमारा 6 आया था। तो 8 - 6, 2 - 6, 5 - 6, 9 - 6, 6 - 6। तो इसको आप माइनस करेंगे, कितना आया? 2। 8 में से 6 माइनस किया, कितना आएगा आंसर? 2। 2 में से 6 को माइनस किया तो -4, 5 में से 6 को माइनस किया तो -1, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3, और 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। तो ये आपके पास आ गया डेविएशन। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इन सारे डेविएशन को आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका गुणनफल कर देंगे। 2 का 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास सारे जितने इंडिविजुअल स्कोर्स थे उनका स्क्वायर आ गया, विचलन का स्क्वायर, गुणनफल। ठीक है ना, जो भी डेविएशन उनका आपने स्क्वायर निकाल दिया। इनको आप जोड़ेंगे, 16 + 4 20, है ना, और +1 21, और 9 30, और 0 30। समेशन टी स्क्वायर कितना आया आपके पास? 30। मीन कितना आपके पास है? 6। अब फॉर्मूले में आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। तो समेशन डी स्क्वायर कितना है आपके पास? 30। एन कितना है? 5। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? अंडर स्कोर को बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जो डिवाइड वाला साइन है उसको सॉल्व करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 6 30। तो कितना आया? अंडर रूट 6।
√6 में से आप इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया? 2.449। आप सब लोग को अंडर रूट निकालना आता है, वर्गमूल निकालना आता है या नहीं आता है? वर्गमूल निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी आपके नंबर है 1 2 3 4 5 6 8 9 10, इनका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 हुआ। 2 का आपने स्क्वायर निकाला तो 4 हुआ। 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 6 का करेंगे तो 36 होगा। 7 का 49 हो जाएगा। 8 स्क्वायर का कितना? 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, है ना। 10 का आप लोग को मालूम है। तो इस तरह से आपको पहले स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसके बाद ये √6 को देखेंगे, आप स्क्वायर करके देखिए पहले किससे जा रहा है, किस बार। तो यहाँ पर 2 से करके देखिए, 1 से तो 1 आएगा तो वो बहुत छोटा है। 2 से आपने किया 2 जा 4, ठीक है, तो ये भी छोटा है। 3 से करके देखा 3 जा 9, तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब इसके बीच में हमारा आंसर जो है वो किसके बीच में है? 4 3 के बीच में। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो सबसे पहले 2 से करेंगे। आपने यहाँ 2 लिखा और 2 से किया तो 2 जा 4, तो 6 -4 किया तो क्या था? माइनस आया, 2 आया। और हमेशा जो स्क्वायर रूट निकालते हैं, सॉरी हम अंडर रूट जब करते हैं तो क्या होता है, वहां पर 3 की संख्या में उतरते हैं हमेशा। तो आपने जब डेसिमल लगाया तो 2 जीरो नीचे उतरेंगे। फिर आपने उसको किया, कितना है यहाँ पे? 200 हुआ, है ना। फिर आप करेंगे उसको, वहां पे जुड़ जाएगा। इसी तरह से आप स्क्वायर करके आप निकालते जाएंगे। तो इसको करके देखिएगा तो आपका कितना आंसर आएगा? 2.449, है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 to 4, यहाँ पे 49 को हम राउंड अप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.45, क्योंकि यहाँ पर 4 है और ये 9 है। तो हमेशा डेसिमल के बाद कितनी संख्या में आप आंसर लिखेंगे? 2 डेसिमल में लिखेंगे। 2 डेसिमल से ज्यादा नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2.45। ठीक, समझ में आ रही है बात इसकी। अब इसके बाद आप लोग के सामने ये सवाल दिया हुआ है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर। स्कोर दिए हुए आपको 10 14 15 18 25 25 35, ये स्कोर दिए हुए हैं। इन स्कोर के थ्रू आप अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। प्रोसेस आपकी बिल्कुल वही रहेगी। आप इसी तरह से आप यहाँ पे स्कोर्स लिखेंगे, है ना, और इन स्कोर्स को आप जोड़ लेंगे, ना, ऐड कर लेंगे और n से इसको डिवाइड करेंगे, समेशन x आ जाएगा। n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, ठीक है। और उस मीन निकालने के बाद आप जो स्कोर थे उन स्कोर में से मीन को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। माइनस करने के बाद आप ध्यान रखिए प्लस माइनस का साइन जैसा भी आ रहा है उसको आप वहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है। परंतु जब हम डेविएशन का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते समय ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा। प्लस 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 माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे सबका और उसको भी जोड़ लेंगे तो वहां पे आपके पास आ जाएगा समीशन d स्क्वायर। और इसी तरह फॉर्मूले में रख के आप इसको कैलकुलेट करेंगे, समीशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर जो आपका टोटल n आया है, समीशन d स्क्वायर जो भी आया उसको लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 7, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और कोशिश करेंगे इसे कैलकुलेट करने का। नहीं समझ में आता है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते, कमेंट बॉक्स में सवाल लिख के पूछ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, आप स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास जब व्यवस्थित आंकड़े हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्यवस्थित आंकड़े से कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एसटी फ्रॉम ग्रुप डेटा। आपके पास डेटा कैसा है? ग्रुप है, व्यवस्थित आंकड़े हैं। तो व्यवस्थित आंकड़े जब होते हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो उस फॉर्मूले में क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर क्लास इंटरवल भी आ जाएगी और एफ भी जुड़ जाएगा, आवृत्तियां भी जुड़ेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका होता है क्लास इंटरवल। आई क्या है यहाँ पे? क्लास इंटरवल, है ना। यहाँ पर लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल भी कहते हैं। वर्गांतर, वर्गांतर अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस ब्रैकेट में आ रहा है समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? आपका ग्रुप डेटा। जब आपके व्यवस्थित आंकड़े हैं ऐसी अवस्था में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर आई क्या हो गया? यहाँ पर आई है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, जो वर्गांतर है उसकी लंबाई कितनी है। टी आपको मालूम है डेविएशन फ्रॉम मीन। समेशन एफ डी क्या हो गया? यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्क्वायर ऑफ डेविएशन, है ना। जब आप
फ्रीक्वेंसी को और विचलन को गुणा करेंगे, है ना, व्हेन एफ मल्टीप्लाइड बाय डी, तो क्या है, और फिर सबको मल्टीप्लाई करने के बाद सबको आप जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा समीशन एफ डी, है ना, और उसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, कुल नंबर जो है प्राप्तांकों की रकम, ठीक है। यहाँ पर समीशन एफ डी में यहाँ पर एफ डी का स्क्वायर नहीं किया, तब हम टोटल करेंगे, जब डी का स्क्वायर कर लिया तब हम उसका पूरा नीचे टोटल करेंगे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास ये दिया हुआ है, स्कोर्स दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल है यहाँ पर नीचे 9, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49। ये आपको क्या दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल, और हर क्लास इंटरवल के सामने आप देख रहे हैं उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो फर्स्ट जो है नीचे वाला सबसे, उसकी कितनी यहाँ पर 3, फिर 5, फिर 10 और 14 की 5, 15 19 की 7, 20 to 24 10, फिर 25 to 29 8, फिर 6, फिर 35 to 39 3, 40 to 44 2, और 45 to 49 कितनी है आवृत्ति यहाँ पर 1, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, इसको अब आपको इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल में जो एज्यूम मीन मानते हैं, उस तरह से पहले आप विचलन देखने के लिए मानेंगे कहां पर मीन है। हम मान के चल रहे हैं कि मध्यमान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, सीधे सीधे जो आपकी आवृत्तियां हैं उन आवृत्तियों में सबसे अधिक आवृत्ति जहां पर है उसको हम मान लेते हैं टेंटेटिव, और वो सेंटर में बीच में होना चाहिए, ज्यादा हो आवृत्तियां और करीब करीब मध्य में हो, तो उसको हम मान लेते हैं कि उस वाले वर्गांतर में मध्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा 10 है आवृत्ति, सबसे ज्यादा किसकी यहाँ पर 10, और कौन से वर्गांतर की, 20 से 24 वाले वर्गांतर में, क्लास इंटरवल कौन सा 20 24 है। तो वहां पर हमने विचलन कितना माना, 0, ठीक है। बढ़ती हुई संख्या में हमेशा क्या करेंगे, प्लस में हम डेविएशन देखेंगे, और घटती हुई संख्या में हम माइनस में करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या ऊपर +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हो गया घटती हुई संख्या में -1 -2 -3 -2, ठीक है। तो ये हमारे पास डेविएशन आ गया। डेविएशन के बाद अब आप क्या करेंगे, f इंटू डी करेंगे, ठीक है। f इंटू डी किया आपने, तो 5 इंटू 1 कितना हुआ 5, तो प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, 4 इंटू 2 8 हुआ ना, प्लस का साइन है तो +8 हो गया, 3 इंटू 3 कितना हुआ +9, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 +12, और 8 इंटू 1 +8। तो ये हमारा एफ डी आया ऊपर वाली संख्या पर, पूरी संख्या के लिए। फिर 0 से नीचे हम देखेंगे 7 इंटू 1 -7, 5 इंटू -2 कितना हुआ -10, 5 इंटू -3 कितना हुआ -15, 3 इंटू -4 कितना हुआ -12, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, सबको प्लस माइनस को आपस में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं उनको हम पहले जोड़ लेंगे। जब आपके पास एफ डी आपने पूरा देख लिया, प्लस प्लस के नंबर आप आ गए और नीचे माइनस माइनस के नंबर आ गए, अब आप इनको आप जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जब आप 5 + 8 + 9 + 12 + 8 करेंगे कितना आ जाएगा टोटल, इस टोटल आ जाएगा, करेंगे आप इसको तो 42, ठीक है। कितना आएगा +42। और जब आप नीचे माइनस की संख्या को प्लस करेंगे 7 + 10 + 15 + 12, ये आ जाएगा 44 -44, ठीक है। ये कितना है -44। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे +42 -44, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, ये -2। इसके बाद आप एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर करते समय आप देखिए यहाँ पे साइन हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस 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 माइनस प्लस कितना होता है इंटू प्लस आ जाता है, तो आप माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, 4 इंटू 8 कितना हुआ 32, 9 इंटू 3 27, 12 इंटू 2 24, 1 इंटू 1 कितना हुआ 8। यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -7 7 आएगा, -2 इंटू -10 20 हुआ, -3 इंटू -15 45,
-4 इंटू 12 48, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाए। इनको आपने सबको ऐड किया, ऐड करने से कितना आया यहाँ पर, समीशन एफ डी स्क्वायर इज टू 236, एफ डी आया -2 और समीशन एफ डी स्क्वायर आया 236। अब इसको आप फॉर्मूले में आप वैल्यूज देखेंगे, क्लास इंटरवल कितना है आपका 5, 5 कैसे है 45, 46, 47, 48, 49, तो कितने हुए यहाँ पर आपके 5, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है 5, आपका जो वक्रांतर की लंबाई है कुल 5। समेशन एफ डी हमने कैलकुलेट किया था -2, ठीक है, और समेशन एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट किया था 236, और टोटल एन कितना दिया हुआ है 50। ये वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई। अब इन वैल्यूज को आप कहाँ रखेंगे, फॉर्मूले में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई बराबर यहाँ के लिए आपने क्या रखा, आपने क्लास इंटरवल 5 इंटू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर कितना था 236 डिवाइडेड बाय 50, है ना, माइनस फिर ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, समेशन एफ डी कितना दिया हुआ -2 डिवाइडेड बाय 50 होल स्क्वायर। अब आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो नीचे है अंडर रूट के जितने भी हैं उनको अपन पहले सॉल्व करेंगे। 236 को आपने 50 से डिवाइड किया तो कितना है वो 4.72 आएगा। फिर इसके बाद आपने इसको ब्रैकेट में यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो उसको ब्रैकेट को खोला तो -2 इंटू -2 ना, स्क्वायर लिखा हुआ -2 इंटू -2 50 इंटू 50, है ना। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया पूरे को तो कितना आएगा यहाँ पर -0.0016, ठीक है। जब आपका वैल्यू आई और इनको आपने इसको माइनस किया इसमें जो कितना है वो इसमें से ये 4.72, 4.72 का अब आप फिर अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है जैसे मैंने आप बताया था डेसिमल के बाद या की संख्या है यहाँ पर, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपने लिखा 2, ठीक है ना, तो 2 2 जा 4 0 आ गया। फिर आपने ऊपर डेसिमल लगाया तो आपके वहां पे नीचे क्या उतरेगा 78, फिर आप उसको करेंगे कैलकुलेट तो कितना आएगा 17, है ना। अब आपने 5 क्लास इंटरवल है 5 इंटू 2.17 को आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा ये 10.85 आएगा। इसको आप करके देखिएगा, है ना, और ये जो वर्गमूल है इसको भी निकालिएगा, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक ये दिया हुआ है एक प्रॉब्लम ना, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल आपको दी हुई है, आपको आवृत्तियां दी हुई है सारी, ठीक है, आप बिल्कुल वही फॉर्मूला ये है, आप इसमें सारी वैल्यूज आप निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे आप फी निकालेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है उसको देखेंगे, जिस वर्गांतर में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वहां पे 0 रख के आप विचलन निकालेंगे, विचलन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर एफ डी जो आपने निकाला था उसका आप जोड़ लगाएंगे, समीशन एफ डी स्क्वायर उसको आप जोड़ेंगे, उसको समीशन एफ डी को आप टोटल करेंगे, एफ डी स्क्वायर को करेंगे पहले एफ डी फिर एफ डी स्क्वायर, फिर दोनों का आप ऐड कर लेंगे, आप वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप निकाल के मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग एक काम और करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमाणिक विचलन क्या होता है, ठीक है ना, प्रमाणिक विचलन का सिंबल क्या होता है, स्टेप्स कौन कौन सी है, जब हमारे पास व्यवस्थित आंकड़े हो, जब हमारे पास आप अवस्थित आंकड़े, जब हमारे पास ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, ऐसी स्कीम आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसको समझने की कोशिश की। अब आप लोग एक काम और करेंगे, ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, पहले सिर्फ पहले हम समझ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ रिलेटिव dispersion that compresses the standard deviation of a data set to its mean, है ना। जब आपके पास अलग अलग तरह के डेटा सेट हो विभिन्न प्रकार के, है ना, तो ऐसी स्थिति में हमको पता करना है कि किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी, कौन से ग्रुप में ज्यादा विचलन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को जानने के लिए हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमको निकालना होता है। इट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, इट इज प्राइमरली यूज्ड टू इवैल्यूएट the consistency or stability
ऑफ डिफरेंट डेटा सेट, है ना, जो मैंने अभी बात बताई, अलग अलग डेटा सेट्स में हम ये देख रहे हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, पर्टिकुलरली व्हेन दे हैव डिफरेंट मीन्स, ना मीन क्या है, अलग अलग है, और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आप क्या निकालेंगे, आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिंबल होता है CV, C फॉर कोएफिशिएंट, V फॉर वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है 100 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन एन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, किसका साइन बना हुआ है, सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने क्या किया, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया उसको मीन से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या निकलेगा, CV निकलेगा। और देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये हमेशा क्या बताता है, हमको प्रतिशत के रूप में बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। द एवरेज हाइट ऑफ 10-year-old चिल्ड्रन इज 50 इंचेस, ठीक है। मतलब जो सामान्य औसत लंबाई है 10 साल के बच्चों की कितनी है, निकली है 50 इंच, है ना। और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, सबका 3.5, ठीक है। उन्हीं बच्चों का द एवरेज वेट ऑफ दीज चिल्ड्रन इज 25 kg। उन्हीं बच्चों का जो एवरेज वेट था, वजन था, वो कितना निकला, 25 किलो। और वजन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट इज 5, स्टैंडर्ड डेविएशन वजन का कितना आया, 5 आया। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंड डिटरमाइन वेदर द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज मोर वेरिएबल, है ना। हमको ये देखना है कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा वहां पर विचलन है, हाइट के रूप में ज्यादा विचलन है या वेट के रूप में, ठीक है। तो शो मोर डिप्रेशन, डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन इन टर्म ऑफ हाइट और वेट। हम डिस्पर्शन देख रहे हैं किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। We cannot compare inches and kilograms. Therefore, we compare their relativity by calculating the coefficient of variation, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है, किलोग्राम अलग है और हाइट अलग है, तो इसको हम एक ही इसमें मेजर तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के देखें तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसमें ज्यादा वेरिएशन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ हाइट देखें आप, CV ऑफ हाइट तो कितना है, और एवरेज ऑफ हाइट, है ना। तो 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने कैलकुलेट किया, CV इक्वल टू 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, 100 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 50, है ना। इक्वल टू कितना हुआ, 100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 50। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, यहाँ पे 2 इंटू 3.5, 50 को आपने 100 से डिवाइड किया कितना आया आपके, और इंटू 3.5 किया तो आंसर आया आपके पास 7। CV कितना आया, हाइट का 7। फिर आप कैलकुलेट करेंगे किसका, वेट का, CV ऑफ वेट। CV ऑफ वेट निकाला आपने तो क्या हुआ, एवरेज हाइट कितनी है 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारे पास 5। फॉर्मूले में आपने इसको लिखा CV इक्वल टू 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, है ना। तो यहाँ पर 100 इंटू 5 इंटू डिवाइडेड बाय 25। अब आपने क्या कैलकुलेट किया इसको, तो 25 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, है ना। 25 को 100 से करेंगे तो 25 हो जा 100, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसका कितना आया आपके पास, स्टैंडर्ड CV वेट का 20, यहाँ पर CV आया कितना, 7। तो रेशो देखिए परसेंटेज में, CV ऑफ हाइट अगर अपन रेशो निकाले दोनों का, CV ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय CV ऑफ वेट इंटू 100, तो 7 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 35%। तो ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर चिल्ड्रन आर 35% मोर वेरिएबल इन हाइट एज कंपेयर टू वेट। वजन की तुलना में हाइट में विचलन ज्यादा है, और कितने परसेंट ज्यादा है, 35% ज्यादा है। समझ में आ रही बात ये, किस आधार पे, यहाँ पे हमने निकाला था कितना आया था 7, और यहाँ पर कितना आया, वेट में 20 आया CV, और इन दोनों का आपने परसेंटेज निकाला, यहाँ पर दोनों का रेशियो कैलकुलेट किया तो 35%। तो वे हाइट जो है तो वेट के कंपैरिजन में क्या रहा है, वेट जो है वो ज्यादा वेरिएशन, देयरफॉर चिल्ड्रन आर 35% मोर वेरिएबल इन हाइट एज कंपेयर टू वेट, है ना, वजन की तुलना में।
अब आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। द मीन IQ ऑफ BA फर्स्ट सेमेस्टर मेल स्टूडेंट इज 120 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 12, है ना। मतलब BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका IQ का मीन कितना है, 120 और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 आया है। वही जो उसी क्लास की जो लड़कियां हैं उन लड़कियों का मीन आया, इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ कितना है 110 और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5। कैलकुलेट एंड डिटरमाइन वेदर मेल्स और फीमेल्स आर मोर वेरिएबल इन टर्म ऑफ IQ के टर्म में कौन सा सबसे ज्यादा, किसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है, मेल में है या फीमेल में, पुरुषों में है या महिलाओं में है। इस चीज को आप कैलकुलेट करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आप बहुत इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्टिंग है, समझ में बात अच्छे से आ जाएगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब ये सवाल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसको आप लोग करके देखेंगे, फिर आगे अगर हम लोग को समय मिला तो इससे आंसर मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। ये आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाट इज इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन SD इफ द सेम कांस्टेंट इज एडेड टू, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम और मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑब्जर्वेशन, ना। क्या प्रभाव पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन पे यदि हम एक निश्चित संख्या को जोड़ें या उसमें से घटाएं या उसमें हम मल्टीप्लाई करें, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रामाणिक विचलन घटेगा या प्रामाणिक विचलन बढ़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको देखना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ स्कोर दे रही हूँ इसमें आपको, इसको आप क्या करेंगे, इन स्कोर्स में आप एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू में आपको बता दे रही हूँ कितना लेना है। आप 2 से आप जोड़िए, 2 से आप हटाइए, 2 से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इन सबका पहले मीन निकालेंगे, फिर विचलन डेविएशन निकालेंगे, फिर टी स्क्वायर निकालेंगे, फिर सिंपल वाले का, फिर आप माइनस करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे +2, फिर दूसरे में -2 करेंगे और तीसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस तरह से फिर देखेंगे उसके आप प्रभाव पड़ता है और फिर उसको आप कोरिलेट करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में इस तरह से कोई बातों में से क्या प्रभाव, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि आपको बात जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।